Students, in the last video we have done the synthesis of naphthalene, and in this video today we will do the chemical properties of naphthalene. So chemical properties of naphthalene, if I talk about, naphthalene is more reactive in comparison to benzene, right? Both towards electrophilic substitution reactions and towards addition reactions. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लास में मैंने कई बार आपको बताया है, ये हर एरोमेटिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब हर एरोमेटिक कंपाउंड इन रिएक्शंस को शो करेगा. ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन, ये रिएक्शंस. तो अब नैप्थलीन क्यों इन रिएक्शंस में ज़्यादा रिएक्टिव है? वाई नैप्थलीन इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू बेंजीन? तो इसका रीज़न हमने पहले पढ़ रखा है. देखो क्या होता है कि जो हमने रेजोनेंस एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पढ़ा था कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 255 किलो जूल पर मोल है नैप्थलीन की, यानी कि पर रिंग वो 127.5 किलो जूल है. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा. लेकिन अगर हम बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी देखें तो इट इज़ 151 किलो जूल पर मोल. मतलब बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है और नैप्थलीन की हर एक रिंग, दोनों में से दोनों की दोनों रिंग्स, ठीक है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कम स्टेबल हैं और ज़्यादा रिएक्टिव हैं. ये रीज़न है. अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नैप्थलीन की होंगी, इनमें कंडीशंस बहुत ड्रास्टिक नहीं चाहिए होंगी, बहुत नॉर्मल कंडीशंस पे भी ये रिएक्शंस बड़ी इजीली हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल अब हेलोजिनेशन की बात करते हैं. तो ये नैप्थलीन लिखा, यहाँ क्लोरीनेशन करके दिखाए लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रोमिनेशन करके दिखाई हुई है. CCl4 यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये कोई कैटालिस्ट नहीं है. यहाँ पे ये CCl4 सॉल्वेंट का काम कर रहा है. सॉल्वेंट होता है जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं नैप्थलीन को, ठीक है. नैप्थलीन सॉलिड कंपाउंड होता है, आपको लैब में दिखा देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स में भी होगा ये. तो आप इसको CCl4 में डिजोल्व करेंगे, क्लोरीन उसमें पास करेंगे, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रही है. आप देख रहे हो कि नैप्थलीन में एक क्लोरो सब्स्टिट्यूट हो गया, और कौन सी पोजीशन पे हुआ? अल्फा पे. तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अल्फा क्लोरो नैप्थलीन. प्लस यहाँ से जो H निकला और यहाँ से एक Cl निकलेगा, वो HCl बन जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से ब्रोमिनेशन भी है. तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई. लेकिन अगर हम हेलोजिनेशन को फर्दर कैरी आउट करते हैं, यानी इसकी भी फर्दर हेलोजिनेशन करते हैं या इसकी हेलोजिनेशन करते हैं, तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा उसमें सब्स्टिट्यूशन इस 4 पोजीशन पे होगी, यानी 1,4 डाई ब्रोमो नैप्थलीन बनेगा तब, ठीक है. तो डाई सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होती है हेलोजिनेशन में? 4 पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पे. अब इधर आगे ये जो बॉक्स के अंदर रिएक्शंस दी गई है, ये एक्स्ट्रा है, सिलेबस से बाहर की बात हो गई. मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है कि एक ग्रुप को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे ये हमें ब्रोमो ग्रुप मिल गया और हमें इसको COOH में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या क्या रिएक्शंस फॉलो करने हैं, ये उसके लिए बताया गया है. तो इसको अभी आप फर्स्ट गो में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पहले जो मिनिमम सिलेबस में जितनी चीज़ें डिफाइंड है वही सीखनी, वही पढ़नी, उसी पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है. तो अभी हम इसको छोड़ेंगे और आगे नाइट्रेशन रिएक्शन देखेंगे. तो बेटा नाइट्रेशन में हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या लेते हैं? HNO3 और H2SO4, ठीक है. ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने लिया और हम देख रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है. अब आपको यहाँ मैकेनिज्म्स नहीं करने, नहीं तो आपने पिछली क्लासेस में भी किए हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 स्टेप वाला मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है ना, मगर अभी यहाँ नहीं आपको वो सिलेबस में डाला हुआ है, तो यहाँ नहीं हमने वो करना. तो बस रिएक्शन ही सीखनी है. अच्छा, अब ये भी क्या होता है कि अगर हम लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, यानी कि अगर 325 से 335 केल्विन टेम्परेचर है, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी अल्फा पोजीशन पे. तो इसको नाम क्या दिया? अल्फा नाइट्रो नैप्थलीन. लेकिन अगर हायर टेम्परेचर पे, इससे हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है, तो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा. एक प्रोडक्ट होगा 1,5 डाई नाइट्रो नैप्थलीन और दूसरा प्रोडक्ट होगा 1,8 डाई नाइट्रो नैप्थलीन. वो रिएक्शन यहाँ दी नहीं है, बस यहाँ पे ये बताया हुआ है, इस लाइन में लिख के बताया हुआ है कि अगर हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक होगा 1,5 और एक होगा 1,8, ठीक है, डाई नाइट्रो
नेप्थलीन उसको बोलेंगे। ये फिर एक बार और एक एक्स्ट्रा रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है कि नाइट्रो अगर हमारे पास नेप्थलीन है और उससे हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये चलो अभी एक्स्ट्रा है, इसको अभी छोड़ेंगे। अब चलते हैं सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन में हम, आपको पता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं SO3H, और SO3H जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से आएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी दो रिएक्शंस हैं, दो तरह से। क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो कम टेम्परेचर है तो आप देख रहे हैं अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो बीटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। पर ये पूछा ये जाता है कि क्यों लो टेम्परेचर पे अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है और हायर टेम्परेचर पे बीटा बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसका चैप्टर में आगे दिया है, हम इसको आगे ही डिस्कस करेंगे जहाँ ये दिया है, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते कैसे कैसे हैं, हेलोजिनेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन में कैसे होता है, लो टेम्परेचर पे मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, हायर पे डाई सब्सटीट्यूटेड नाइट्रेशन में, ठीक है। और सल्फोनेशन में क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे अल्फा वाला प्रोडक्ट और हाई टेम्परेचर पे बीटा वाला प्रोडक्ट। तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में ये डिफरेंस हो गया। सल्फोनेशन में मोनो सब्सटीट्यूटेड ही बन रहा है, टेम्परेचर लो है तब भी और हाई है तब भी, जबकि नाइट्रेशन में लो टेम्परेचर पे मोनो सब्सटीट्यूटेड बनता है और हाई पे डाई सब्सटीट्यूटेड बनता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो हम चैप्टर में आगे लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और अब चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ लिखा है, पर आप देखो कि ये रिएक्शन कौन सा चल रहा है, यहाँ पे एसाइलेशन हो रहा है। एल्काइलेशन वाला रिएक्शन नैप्थलीन के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एल्काइलेशन में काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, फिर उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो यूजुअली नैप्थलीन की एल्काइलेशन नहीं की जाती फ्रीडल क्राफ्ट मेथड से, एसाइलेशन की जाती है सिर्फ। तो ये हमने यहाँ पे नैप्थलीन लिखा, ठीक है। अब एसाइलेशन करने के लिए एसाइलेटिंग एजेंट कौन यूज कर रहे हैं, CH3COCl। ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा है कि एसिटाइलेटिंग एजेंट कैन बी COCl फैमिली से हो सकता है, या CO एसिटिक एनहाइड्राइड्स भी हो सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स एंड एसिड क्लोराइड्स आर यूज्ड एज एसिटाइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। आई रिमेंबर, मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये बात बताई थी, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर। तो ये एसिटाइलेटिंग एजेंट CH3COCl हमने यूज़ किया, कैटालिस्ट यहाँ AlCl3 है। अब यहाँ पे भी दो रिएक्शंस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो हर जगह दो तरह से हो रहा है रिएक्शन, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, सल्फोनेशन है, या नाइट्रेशन है, या हेलोजिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी तो सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ ये चीज़ एक फ़र्क है, और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। एक बार हम CS2 को सॉल्वेंट ले रहे हैं और दूसरी बार हम नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट ले रहे हैं। एक बार कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक बार नाइट्रोबेंजीन को ले रहे हैं। तो जब कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अल्फा एसिटोनैप्थलीन, दिस ग्रुप इज एसिटो ग्रुप। और इधर क्या बना, बीटा एसिटोनैप्थलीन। अब इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये बताया जाता है कि ये जो नाइट्रोबेंजीन है, ये एसिड क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और वो कॉम्प्लेक्स बल्की होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से जब वो कॉम्प्लेक्स नैप्थलीन को अटैक करेगा, तो जो लेस हिंडर्ड पोजीशन होगी, यानी कि बीटा पोजीशन, उस पे वो अटैक करेगा, क्योंकि खुद वो कॉम्प्लेक्स जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो काफ़ी बल्की है, बड़ा है साइज में। तो उसको ऐसी जगह अटैक करना है इस रिंग में जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जो थोड़ा फ्री हो, जैसे ये वाला कार्बन है, ना कि अल्फा पे। दो ही तो पोजीशंस हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। नैप्थलीन में दो ही तो पोजीशंस हैं, एक अल्फा एक बीटा। ये भी बीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, और ये अल्फा है। तो ये मैंने पहले ही बताया, वहीं पोजीशंस बताई हुई हैं आपको। तो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी बीटा एसिटोनैप्थलीन।
अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि बताओ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन विद एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर उसने ये नहीं दिया है कि सॉल्वेंट्स क्या है तो आप खुद भी बता सकते हैं कि अगर CH2 सॉल्वेंट यूज़ करोगे तो अल्फा पे प्रोडक्ट बनेगा, और अगर नाइट्रोबेंजीन करोगे तो बीटा पे बनेगा। अब ये डिपेंड करता है रिएक्शन क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया। कंप्लीट तो फॉलोइंग पूछा है कि आपसे सीधा पूछा है कि राइट डाउन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन गिविंग रीजन, तो आपने हर तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो ये हुई बात बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब चलते हैं और कौन सी रिएक्शंस नैप्थलीन शो करते हैं, तो ये हैं एडिशन रिएक्शंस। अभी तक जो हमने ये रिएक्शंस पढ़े ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे। आप देख रहे हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अंदर की जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, वो वैसे के वैसे रह रहे हैं इंटैक्ट। लेकिन जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या होता है, ये एडिशन कहाँ कर रहे हैं हम, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे अंदर रिंग में है ना, उन पे एडिशन होती है। तो जब डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी तो ऑब्वियसली कुछ डबल बॉन्ड्स को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, कम हो जाएंगे वो। यहाँ पे आप देखो ना, अगर एक रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ इस दूसरे रिंग में 2 डबल बॉन्ड होंगे। अब उन 2 में से आप देख रहे हो कि यहाँ एक ही डबल बॉन्ड बचा, ये रिंग के बॉन्ड पूरे हैं तभी यहाँ सर्कल बना हुआ है, तो एक ही बचा है। यहाँ पे वो एक बॉन्ड भी नहीं दिख रहा, डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और इन 2 रिंग्स में यहाँ पे दोनों में ही डबल बॉन्ड नहीं है, इस वाली रिंग से भी डबल बॉन्ड्स निकल चुके हैं। कहाँ गए वो, क्योंकि उन पे कुछ ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ हम देखेंगे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हुई है और इस पे, क्योंकि यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ऐसे। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इस तरह इन पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है जहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये क्या बना प्रोडक्ट, दिस इज 1,4 डाई हाइड्रो, क्योंकि वहाँ 2 हाइड्रो हैं, नेप्थलीन। तो इसको डायलिन बोलेंगे, डाई मतलब 2 हाइड्रो। इसको टेट्रालिन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 इन सभी कार्बन्स पे हाइड्रोजन एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो 4 एक्स्ट्रा हो गए ना हाइड्रोजन, तो टेट्रालिन। तो 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो नेप्थलीन। और इसको डेकालिन क्योंकि 10 के 10 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इन पे भी एक एक हाइड्रोजन है। अदरवाइज यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, देखो जब ये डबल बॉन्ड्स होते हैं, मगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन है इन कार्बन्स पे भी, तो ये डेकालिन है, डेका हाइड्रो नेप्थलीन। अब डेका हाइड्रो वाली रिएक्शन बाद में, पहले ये 2 रिएक्शंस देखते हैं। तो ये जो 2 रिएक्शंस हैं जहाँ पे हम सिर्फ एक रिंग में ही एडिशन कर रहे हैं, दूसरी इंटैक्ट वैसे ही रह रही है, ये करना इजी है। तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो भी ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सोडियम एंड इथेनॉल एट टेम्परेचर ऑफ 351 केल्विन। उसी से ये हाइड्रोजन्स मिल जा रहे हैं और यहाँ पे डाईहाइड्रो प्रोडक्ट बन रहा है। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर 405 केल्विन ले रहे हैं और सोडियम और आइसोपेंटाइल अल्कोहल ले रहे हैं, तो फिर चारों हाइड्रोजन्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये हो रही है, ठीक है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। वहाँ पे तो क्या है, ऊपर सिर्फ केमिकल्स के साथ ट्रीट करा दिया और रिएक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही होगी ये रिएक्शन, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेकालिन बन रहा है। अब देखो एक रिंग में तो एडिशन करना इजी है, लेकिन जब दूसरी रिंग को भी इन्वॉल्व करना है तो ड्रास्टिक होगी कंडीशन, इतनी इजीली नहीं हो जाएगा दूसरी में भी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये 2 रिंग्स है ना, जब ये यहाँ पे हैं तो हमने पढ़ा कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, पीछे पढ़ा अभी, नेप्थलीन की कितनी है रेजोनेंस एनर्जी, एक बार फिर दिखा देती हूँ, 255 किलो जूल पर मोल, और पर रिंग कितनी है 127.5, जबकि बेंजीन की है 151 किलो जूल पर मोल। तो अब क्या है कि जब हम एक रिंग पे एडिशन कर रहे हैं तो दूसरी रिंग एरोमेटिक रह जाती है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर इज लॉस्ट, ठीक है। पर रिंग 127 किलो जूल पर मोल है रेजोनेंस एनर्जी, मतलब बेंजीन से कम है। तो एक रिंग तो रिएक्टिव है, ठीक है ना, एक रिंग पे तो एडिशन पॉसिबल है,
पर दोनों पे नहीं, दोनों पे नहीं। दोनों पे क्यों नहीं? क्योंकि जब एक रिंग पे, जैसे ये वाला एग्जांपल है, हमने एक रिंग को पूरी पे हाइड्रोजन्स ऐड कर दिए, तो अब ये जो बचा है ये बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, दिस इज कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, क्योंकि इसमें एक ही एरोमेटिक रिंग है, दूसरी नहीं है एरोमेटिक। और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हमें पता है 151 होती है किलो जूल पर मोल, तो वो तो ज़्यादा है, ठीक है ना। इसकी एक रिंग की तो रेजोनेंस एनर्जी कम थी, तो इट वाज इजी टू हाइड्रोजनेट वन रिंग। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है ना। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इट इज कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, और इस रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है 151 किलो जूल पर मोल, विच इज मच हायर देन 127. So it needs a little more harsh conditions to hydrogenate even this ring. So that is why here hydrogenation is being carried out in the presence of a catalyst to form decalin. And then there is addition of chlorine. Addition क्यों कह रही हूँ मैं बेटा? क्योंकि अंदर हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड खत्म हो रहे हैं, दो डबल बॉन्ड थे, यहाँ एक ही रह गया। अब देख रहे हो कि क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुआ है। ऐसे तो हमें ये जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ अटैच है, हम कहेंगे कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसको कहना क्या है कि क्लोरीन ऐड हुआ है कि सब्सटीट्यूट हुआ है। जैसे यहाँ हेलोजिनेशन में पीछे क्या हुआ था, क्लोरीन, यहाँ पे क्या हुआ है, ये सब्सटीट्यूशन है। क्लोरीन का इस रिंग के साथ जुड़ना यहाँ सब्सटीट्यूशन शो कर रहा है। कैसे पता लग रहा है कि कहाँ सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कहाँ एडिशन? जब अंदर डबल बॉन्ड्स को हम नहीं टच कर रहे, वो वैसे के वैसे ही बना रहे हैं जैसे यहाँ बनाए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ भी बना दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन हुआ है, और इधर क्या हुआ है, क्लोरीन का एडिशन हुआ है। क्योंकि ये जो दो डबल बॉन्ड्स, जिस तरह से डबल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट पहले यहाँ था, अब नहीं है, अब अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अगर इसकी फिर से, इस मॉलिक्यूल की फिर से हम क्लोरीनेशन करते हैं, ड्राई क्लोरीन इसमें ऐड करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम्स चारों कार्बन्स पे ऐड हो गए, एक एक हाइड्रोजन भी है। तो ये एडिशन हो रहा है। लेकिन अब आगे क्या हुआ, आप देख रहे हो कि अब फिर से रिंग बना दिया हमने, अंदर सर्कल बना दिया ना। इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल का इसमें से कुछ एलिमिनेट हुआ है मॉलिक्यूल, और सब्सटीट्यूशन हो गया है। ये कैसे हुआ होगा, देखो, अगर यहाँ से ये Cl निकला, ठीक है, Cl नेगेटिव निकला, और अगर ये H पॉजिटिव भी निकला, तो ये बॉन्ड अंदर रिंग में, ये बॉन्ड वापस इधर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो HCl के निकलने से यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। सिमिलरली, तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को हीट करते हैं, तो हमें जो एडिशन प्रोडक्ट्स ओरिजिनली मिले थे वो एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हमको देंगे, ठीक है। नेप्थलीन टेट्राक्लोराइड से हमें क्या मिलेगा, डाइक्लोरो नेप्थलीन, और यहाँ नेप्थलीन डाइक्लोराइड से क्या मिलेगा, क्लोरो नेप्थलीन, अल्फा क्लोरो नेप्थलीन। तो ये थे एडिशन रिएक्शंस, सॉरी। और उसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं, अदर रिएक्शंस। तो अदर रिएक्शंस में ये 2-3 ही रिएक्शंस हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, पिक्रेट फॉर्मेशन। पर जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, है ना, एंड एट अ हाई टेम्परेचर, 700 प्लस का टेम्परेचर है। तो ये एरियल ऑक्सीडेशन है। एरियल मतलब एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसी से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर्म क्या हो रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो, जब बेंजीन के साथ 2 COOH लगे होते हैं तो वो थैलिक एसिड होता है। ये गलत लिखा है, ये थैलिक एसिड होना चाहिए था, ये जो ऊपर लिखा है, ये यहाँ करेक्शन कर लेना आप लोग। दिस इज थैलिक एसिड, नॉट एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड। अच्छा, तो अब इन COOH में से जब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है ऐसे, तो बन जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन हो रही है, थैलिक एनहाइड्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। और जब हम एसिडिक KMnO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है। लेकिन तो क्या हो रहा है कि ये जो एक रिंग है ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, थैलिक एसिड।
और जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड होता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो हमें 1,4 नैप्थाक्विनोन बनता है। मतलब ये सेकेंड रिंग है और इस तरह से 2 डबल बॉन्ड और ये यहाँ एक डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे 1,4 नैप्थाक्विनोन। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता ना तो ये 1,2 कहलाना था, 1,2 नैप्थाक्विनोन। अभी क्या है ये 1,4 नैप्थाक्विनोन। और ये लास्ट रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पिक्रेट फॉर्मेशन हो रहा है। पिक्रेट ये कॉम्प्लेक्स है। पिक्रेट्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ देखो ये नैप्थलीन, ये पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड क्या होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, फिनोल है ना ये, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में ये लाइंस लगा दी हैं और वो दोनों चीज़ें जो रिएक्टेंट्स थे वो वैसे ही लिख दिए हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ये एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप इसको। बेसिकली ये एक क्रिस्टल बनेगा, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं जब आप टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शन को करते हो। आप पिक्रिक एसिड लो जो कि लिक्विड होगा, आप उसमें ये नैप्थलीन डालो, ये सॉलिड है, तो आप देखेंगे कि आपके टेस्ट ट्यूब में येलो कलर का कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। वो क्रिस्टल्स इन पिक्रेट्स के हैं। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट निकालें, वो जो टेस्ट ट्यूब में आपकी फॉर्म हुआ उसको ड्राई करें फिल्टर पेपर के फोल्ड्स पे और फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालें, तो यू विल ऑब्टेन शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब ये जो पिक्रेट्स होते हैं ये बहुत सारे कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स इनको फॉर्म करते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। जैसे अभी ये जो पिक्रेट फॉर्मेशन हुई है, ये हुई है बिटवीन नैप्थलीन एंड पिक्रिक एसिड। यहाँ ये जो पिक्रिक एसिड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि इसके साथ लगे हैं नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ये मॉलिक्यूल हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के बीच एक तरह का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को या कॉम्प्लेक्सेस को हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, जहां एक एसोसिएशन हो जाती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ये पिक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इनकी फॉर्मेशन की वजह से कई बार हम नैप्थलीन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम लैब में इसका एनालिसिस करते हैं। हमें कंपाउंड दिया गया है नैप्थलीन, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको करके हम पता कर सकते हैं कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या है। सो दीज वर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे बच्चे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।